कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है नई शुरुआत, नई मैं। आज मेरा नया जन्म हुआ। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुशमिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं रही थी, बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, प्यार तो कभी था ही नहीं। जो कुछ भी था बस स्वार्थ था, उसका स्वार्थ, जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर दोनों पर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते में एक मौसी ने मेरे लिए एक इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना कर ही नहीं सके। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल में डर के साथ ही साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रवि: हाय, कैसी हो? मैं: जी अच्छी हूँ, आप कैसे हो हैं? रवि: कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। ना चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई, मैं खुद को रोक न सकी। रवि: कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी, कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान देते होंगे। मैं: मुझे क्या पता। रवि: उफ, ये सादगी, मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो जल्दी में 1 महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झकझोर कर उठाया। रवि: आज हमारी सुहाग रात है और तुम सो रही हो? क्या अपनी कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछुड़ने का गम खाया जा रहा है? चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा। उसने हंसकर कहा, पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि: हो ही नहीं सकता, आजकल तो बदसूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती ना हो। कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ लड़कियां दोस्त हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। मैं: आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, मैंने कहा ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि: अच्छा बाबा, सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की। शादी के 1 महीने बाद मैं पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता था कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर ऐसा बोलते होंगे, पर धीरे धीरे। रवि: तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाले बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? मैं: रवि, वे सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और वे मुझसे 5 साल छोटा है। रवि: तुम्हें उसकी उम्र भी पता है? यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरे मना करने के बाद भी, और तुम्हें तो छोटे लड़के पसंद हैं ही ना? मैं: क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? रवि: जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं: नहीं, प्लीज़ खोल दो अपना मुंह, मैं भी तो सुनूं। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा दिमाग में ये बात घर कर गई है? रवि: तुम्हारे मायके में भी तो आता था एक। मैं: राहुल, वो मेरे छोटे भाई के तरह है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। रवि: ज़रूर ऐसा मुंह
बोला, भाई बहन बहुत देखे हैं। बात आगे न बढ़ने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती, पर शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वहां भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। रवि कहाँ हो? मैं घर पर। रवि, आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिक से मिलने गई होगी। मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ तो सुनाई देगा ही ना। रवि, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी कि वह सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है। मैं दिन भर कहीं गई तो नहीं, मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने राहुल आया था। मैं अपने घर के बगल में रहने वाले फ्रेंड के घर गई। ये बात दिन भर मुझे सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते थे। आस पड़ोस की औरतों से भी बात करने की मनाही थी। मुझे मायके जाने को नहीं मिलता। जाती भी तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आ जाओ। मैंने जब रवि से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी मामी सबको फ़ोन मिला डाला। रवि, माँ जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चे की परवरिश ना कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। कि मैं अपने घर वालों को ये बात बता दूँ तो हरकंप मच जाए, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत धारणा बनाए। इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। वे हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाती। मेरी माँ, मौसी और चाची सब ने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी की बहुत आशाएं होंगी, उन्हें मत तोड़ो। आखिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत जो कभी कभी मुझे हाल चाल ले लिया करती थी, वह मेरे घर आई। सीमा भाभी, अरे सुनीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैं, छठा। भाभी, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। रवि तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। रवि का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, वह तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसी के पास किसी से हंसकर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। रवि, सुनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेट देखते ही रवि ने पूछा। मैं, हाँ, बगल की सीमा भाभी आई थी। रवि, क्यों? तुमसे मना किया था ना, दिल्ली में लोग बहुत तुम्हें मना किया था ना, दिल्ली के लोग बहुत चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन, मूर्ख, और इनसे दूर रहो। और उस सीमा का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही घर बुला लेती है, और फिर मैं तुम्हें उसके बारे में पहले तो बताया था, वे तो मुझे भी लाइन मारती है, फिर भी तुमने उस जैसी औरत को घर बुलाकर चाय नाश्ता करवाया। पर वे तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कोई ज़रूरत हो तो बताना। रवि, अच्छा, मेरी तारीफ़ तो करेंगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या मैं उसे भगा दूँ? रवि, हाँ बिल्कुल भगा दो, तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उसके रंग में रंग जाए। सुनीता, तुम बहुत सीधी हो और भोली हो, तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ।
इसलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वही औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। यह कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे पर चुम्बन किया। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वे नाराज़ न हो, दुखी न हो, परेशान न हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी चुनी बातें करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। सीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टरकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रवि आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाज़ा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि कौन है। अरे सुनीता, मैं छाया, तेरे बचपन का फ्रेंड। भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिर परिचित अंदाज में कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़े थे। हमारा घर भी आसपास ही था। हमारा बचपन और किशोर अवस्था एक दूसरे के घर में ही बीता। उसे देखकर उसे गले लगाने की इच्छा तेज हुई, पर औपचारिक मुस्कान देकर मैंने डरते हुए उसे भीतर आने के लिए रास्ता दिया। छाया: वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। मैं: और कैसी है तू? बैठ, चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। छाया: क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता करवाएगी? मैं खुद बना लूँगी, तू तो यहाँ बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वे मुझसे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। सुनीता, क्या बात है? छाया ने मेरी उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। मैं: कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने साफ झूठ बोला। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यहीं एक क्लिनिक शुरू किया है। मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी तुझे पढ़ने के लिए। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी तुझे पढ़ने के लिए। मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रुका हुआ बांध टूट गया और मैं उसे सब कुछ बता दी। छाया: ये लोग परजीवी की तरह होते हैं, जो दूसरे का खून चूसकर जीते हैं। हैरी पॉटर याद है ना? हम दोनों साथ ही देखने गए थे। उसमें डेम्टर्स और डम्पिचास की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमारी सारी खुशियाँ चूसते रहते हैं, और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती है। पर डम्पिचास जब आपके आसपास न हो तो बेहतर फील करते हैं, जबकि तुमसे दूर रख कर भी तुम्हारी खुशियाँ चूस सकता है। तेरी माँ को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिलाया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं, अभी तो समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म दोगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इससे दूर जाना चाहोगी, तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएंगी कि बेटा अपने बच्चे को मुंह देखकर जी। जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तो इंतज़ार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चे की उसकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नज़र में तो नहीं गिरेगी। मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। छाया: करे फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। वह वैम्पायर की तरह तेरा खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उसे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूँगी। वे तुझे धमकियाँ देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वे खुद बहुत कमज़ोर है।
यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरा और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रस्ती का दौर। वे दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियाँ देता। इस बीच में एक बच्ची की माँ बन गई। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक पर लगाया पर छाया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम रवि, मैं तुझे और तुम्हारे नौजायज औलाद के एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, न कमाऊंगा न काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन ले सकोगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूँगी। रवि, तू और तेरी बेटी दोनों को अपनी बेटी को कैसे पालोगी? तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत का क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वे भी तेरी तरह बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसा बर्ताव करता है। हो सकता है मैं कभी कभी तुमसे सख्ती बरता हूँ, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वे मेरी बच्ची है, उससे अपने पिता का प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे राजकुमारी के तरह रखूँगा। वे अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। मैं अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वह अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ना बर्दाश्त नहीं होती। रवि चिढ़ता रहा और मैं फ़ोन एक तरफ रख दी। फ़ोन मैं नहीं काटती थी क्योंकि छाया के अनुसार उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारी फेवर में काम आई है। आज तलाक के पेपर हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। यह एक नई शुरुआत है और नई हूँ मैं। तो कैसी लगी आज की कहानी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।